स्टार्ट। महोदय, जहाँ तक सरकारी योजनाओं के ग्रामीण स्तर तक पहुँचने की बात है, वह भी पूर्णतया संतोषजनक इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि आज भी लाखों गांवों में साक्षरता की रोशनी नहीं पहुंची है। बंदी बंधाई जगहों पर ही सरकारी योजनाओं का अनुदान पहुंचता है, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। दुरुपयोग को रोकने की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो तंत्र जनता और सरकार के मध्य कार्यरत है, उसकी ईमानदारी तथा प्रयासों को सुनिश्चित करना एक अनिवार्यता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि वे प्रयास वास्तविकता के कितने पास अथवा दूर हैं तथा उनमें सुधार की गुंजाइश कहाँ-कहाँ है। इन कार्यों के लिए भवन बन जाते हैं, सामान खरीद लिया जाता है और कर्मचारी भी वेतन पर नियुक्त कर दिए जाते हैं, लेकिन इसकी समीक्षा नहीं की जा रही कि जो कुछ व्यय किया गया उसके एवज में क्या प्राप्त हुआ। जहाँ तक विविध शिक्षा का प्रश्न है, सस्ती और सुलभ शिक्षा का नारा तो है, लेकिन शिक्षा को कितना महंगा कर दिया गया है, इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किताबों के मूल्य, स्कूल फीस की वृद्धि तथा कपड़ों की महंगाई पर विचार किया जाए तो स्कूल शिक्षा की भी हालत खराब ही है। माँ बाप अगर अच्छे स्कूलों में प्रवेश कराना चाहें तो वहाँ प्रवेश कराना एक कठिन कार्य बन चुका है। जहाँ तक निजी शिक्षण संस्थाओं की बात है, वहाँ स्थिति अधिक खराब है। माता पिता बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए इन पब्लिक स्कूलों की ओर जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने माता पिता की इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। अब वहाँ प्रवेश की मारामारी, दान की मांग तथा सिफारिशों का दबाव एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों के बीच स्वाभाविक तौर पर एक खाई तैयार हुई है, जिससे उबरना सहज नहीं है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि वहाँ शिक्षक स्कूल में नहीं पहुँचते। वर्ष भर में 100 कक्षाएं भी लग जाएं तो बड़ी बात है, तो फिर साक्षरता और शिक्षा का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। बालिका शिक्षा का शोर प्रचार तो खूब है, लेकिन पारंपरिक भारतीय समाज से इस दोष को नहीं मिटाया जा सकता है, जिसमें बालिका को घर की चार दीवारी की शोभा मानकर औपचारिक शिक्षा तक से दूर रखा जाता है।
फिर नारी शिक्षा सस्ती और निःशुल्क है, लेकिन यह जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंची है। स्पीकर महोदय, भारत जैसे देश के संसदीय लोकतंत्र में मूलभूत नीतियों को बदलने की एक विशेष प्रक्रिया है। परिवर्तन योग्य मुद्दे को लेकर अखबार वातावरण बनाते हैं। विरोधी दलों के नेतागण लोगों को उसके लिए आंदोलन करने को उकसाते हैं। संसद में बहस होती है, तब जाकर कोई भी सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का मन बनाती है। जनमत के ये प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव कई बार परस्पर विरोधी भी होते हैं, क्योंकि इनके पीछे विभिन्न वर्गों के सामूहिक हित होते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने प्रभाव में रखती हैं। इन सब पक्षों की लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए सरकारें इस तरह नीतिगत परिवर्तन करती हैं जिससे सभी को थोड़ी संतुष्टि मिल जाए और सरकारी दल को भी किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। साथ ही वह यह दिखावा करना भी नहीं भूलती कि वे किसी के अनुचित दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेती, लेकिन बहुमत का सदैव आदर करती हैं। इसे सरकारी रीति नीति या व्यवस्था की व्यवस्था भी कहा जा सकता है। आज सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह इसलिए अधिक निराशाजनक और मनोबल तोड़ने वाला है क्योंकि पक्ष और विपक्ष की राजनीति प्रभावहीन हो गई है। पिछले 4 वर्षों में उसने जितने नीतिगत निर्णय लिए हैं उनके पीछे जनमत की सहमति या समर्थन अधिकतर नहीं रहा है। इसी प्रकार किसी भी प्रश्न पर प्रतिपक्ष एक होकर लोक भावना को सशक्त तरीके से मुखर नहीं कर पाया है। दोनों पक्षों के सामने एक सूत्री कार्यक्रम यही रहा है कि शासक दल सत्ता में किसी भी तरह बना रहे और प्रतिपक्षी दल किसी भी तरह उसे सत्ता से हटाकर स्वयं कुर्सी पर बैठे। सिद्धांतों को ताक पर रखकर कुर्सी का यह खेल इतनी बेशर्मी के साथ खेला जा रहा है कि आम लोग मोहभंग के इस असाधारण झटके को झेल नहीं पा रहे हैं। इस परिस्थिति का लाभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एजेंसियां उठाने में जुट गई हैं। एक और वे सरकार को बाध्य कर रही हैं कि उनकी नीतियों को वह देश में लागू करे। दूसरी ओर वे सरकारी कार्यक्रमों की मुखर आलोचना भी कर रही है, अर्थात विभिन्न आंदोलनों और प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों से करवा रही है। इन आलोचनाओं में लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और समाज में आने वाले संकट का ऐसा प्रभावशाली वर्णन होता है कि लगता है कि
लोगों की सच्ची आवाज़ ये ही है। स्टॉप।